हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सूरज और मैं आज आप लोगों के बीच फिर से आया हूँ यूपी पीटी के सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग के लिए, ताकि आपको इस वीडियो में जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है इस एग्ज़ाम में, कौन सा यूपी पीटी एग्ज़ाम में, उसका इंपॉर्टेंस पता चल पाए और लॉजिकल रीजनिंग के किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। पिछले साल जो यूपी पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले थे, उन टॉपिक्स को अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे इस लास्ट मोमेंट में, ताकि जो हमारा एग्जाम है 15 और 16 को जो शेड्यूल्ड है उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो आपसे स्किप ना हो। ठीक है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो लॉजिकल रीजनिंग से जो आपको इस एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो होते हैं 5 क्वेश्चंस। इट मीन्स कि 5, ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, तो आप इस सेक्शन से जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो कि आपके सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का, वो है हमारा एनालॉजी टॉपिक। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में समरूपता या समानता भी बोलते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। एंड देन हम लोग फिर क्वेश्चन भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि अगर किसी भी कैंडिडेट को लास्ट मोमेंट में कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो, या इस टॉपिक से जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं उसमें से अगर किसी ने कोई भी चीज़ मिस किया हो तो वो चीज़ें वो लास्ट मोमेंट में कवर कर पाए। और जैसे कि मैंने बोला, रीजनिंग के क्वेश्चंस इजी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कुछ चीज़ें मिस कर दिया है तो अभी कवर नहीं हो सकता है। बस आपको करना क्या है, उन टॉपिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम में, ताकि जो क्वेश्चंस आए रीजनिंग के इस टॉपिक से, एनालॉजी का जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो आपसे एग्जाम में सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इस टॉपिक को थोड़ा पहले डिस्कस कर ले कि क्या है। तो अगर मैं जैसे कि बात करूं इस टॉपिक की, ठीक है, कौन सा टॉपिक जो हमारा है, एनालॉजी। ठीक है। जैसे कि आपने एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 2:4 3 एंड इस तरह के क्वेश्चंस आप फ्रेम आपने देखा होगा एग्जाम में। ठीक है। यहाँ पे जो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं वो एनालॉजी टॉपिक से बिलोंग करते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा फर्स्ट पेयर है, इनके बीच में कोई एक रिलेशन फॉर्म हो रहा होता है, कोई पैटर्न होता है। वही सेम पैटर्न हमें क्या होता है, ये जो डबल कॉलन के बाद जो पेयर होता है उसमें सेम फॉलो करके जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, वो इस टॉपिक से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस टॉपिक से बेसिकली जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो 3 टाइप को देखने को मिलेंगे। ठीक है। जो पहला होता है आपका होता है नंबर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। नंबर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। हम लोग अभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इस टॉपिक से, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला टाइप है नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। दूसरा क्या है, लेटर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। और जो हमारा तीसरा है वो है वर्ड बेस्ड। तो बेसिकली इस टॉपिक से जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनके अंदर में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, 2:4 इट मीन्स कि अगर आप देखोगे तो ये नंबर सिर्फ यूज हुआ है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो नंबर बेस्ड में चले जाते हैं। अगर मैं जैसे लेटर बेस्ड की बात करूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A B C एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अल्फाबेट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये जो हमारा हो जाता है लेटर बेस्ड में हो जाता है।
ठीक है। ये जो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, नंबर बेस्ड एंड द लेटर बेस्ड क्वेश्चंस, ये काफ़ी इजी होते हैं। अगर आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो तो आप बहुत ही इजीली जो एग्जाम में है क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है? इसमें वर्ड बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वर्ड बेस्ड की बात करूं तो इसमें भी सब कैटेगरीज हैं, क्योंकि वर्ड बेस्ड में कुछ एग्जाम में आपको क्या होगा ना कि आपको जीके का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि वर्ड बेस्ड को भी मैंने जैसे बोला कि सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ जीके बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप बोलोगे तो जैसे इंग्लिश के भी अगर जैसे एंटोनिम सिनोनिम जो होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को भी यूज करके या सिनोनिम बेस्ड जो भी होते हैं इनके भी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसीलिए लोगों को क्या होता है कि वर्ड बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अगर आपका जीके का पार्ट अगर थोड़ा सा वीक है तो वहाँ पे आप क्या होगा कि क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी होंगे जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाए ताकि ये जो हमारा मार्क्स है हम लोग स्कोर कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली एनालॉजी में जो है ये तीन टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, नंबर बेस्ड, लेटर बेस्ड एंड वर्ड बेस्ड, ठीक है। वर्ड बेस्ड में बहुत सब कैटेगरीज है, जीके बेस्ड, एंटोनिम एंड और भी है, ठीक है। बट बेसिकली आपको जो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी टाइप के होंगे, जीके बेस्ड और इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट, एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से आइडिया मिले कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं अगला हमारा पहला क्वेश्चन। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन जब भी आप करते हो एग्जाम में तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पार्ट में होना चाहिए। क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। दूसरा, रीजनिंग में हम लोग कभी भी ऑप्शन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं हम लोग ऑप्शंस के हेल्प से भी क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलेक्ट द सेकंड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विच विल फॉलो द सेम रिलेशन एज द फर्स्ट पेयर, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लिया। हिंदी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। तो हिंदी में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से दूसरी जोड़ी का चयन करें जो पहले जोड़े के समान संबंध का पालन करेगी, ठीक है। तो एग्जाम में क्या है, इंग्लिश हिंदी आपका सिर्फ क्वेश्चन स्टेटमेंट पार्ट में दिखेगा, बाकी ये जो पार्ट है वो दोनों में आपका इसी एज इट इज फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकंड पेयर जो हमारा क्वेश्चन मार्क है ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जैसे कि फर्स्ट पेयर है, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा जो डबल कोलोन जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इससे जो पहले जो नंबर प्रेजेंट है ये हम लोग मानते हैं फर्स्ट पेयर, ठीक है। और ये हमारा कोलोन के बाद है दूसरा पेयर। तो जो भी इस रिलेशन या पैटर्न इस फर्स्ट पेयर में फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न लॉजिक हमें बताना है इस सेकंड वाले पेयर में, और उसके हेल्प से जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में, हमने क्वेश्चन समझा, क्या करना है वो भी हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ लॉजिक फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा लॉजिक होगा जिसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू है निकाल सकते हैं। रीजनिंग में जो तीसरा चीज है, क्या होता है कि आंसर लॉजिक बहुत सारे हो बन सकते हैं, तो आंसर भी डिफरेंट आते हैं। तो हमें जो हमारे गिवन ऑप्शन है उसके हिसाब से लॉजिक देखना होता है कि कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। अब जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अब देखो कि ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ, सॉरी, यहां पे जैसे कि नंबर है, ठीक है, 216:18, ठीक है। अब इनके बीच में हमें लॉजिक फाइंड आउट करना है। तो अब क्या होगा कि कुछ कैंडिडेट क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं 216:18, ठीक है, ये हमने लिख लिया फर्स्ट पेयर का। अब जैसे कि बहुत ही आप फास्ट वे में अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप क्या करोगे कि इन सबको ऐड करो, 6 + 1 7 + 2 9। इसे अगर हम लोग सभी नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो रहा है 9।
और अब हम लोग देखते हैं 9 इंटू 2 अगर करते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा 18 आ जा रहा है। तो ये वन ऑफ द लॉजिक हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। बट हमें क्या देखना है कि ये सेम लॉजिक क्या हमारे ये जो दूसरे पेयर यहाँ पे दिया हुआ है, क्या यहाँ पे ये चीज़ फॉलो हो रहा है। अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो डेफिनेटली हमें दूसरे लॉजिक की तरफ जाना होगा। और वो चीज़ें हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमारा ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर होगा अगर ऑप्शन में अवेलेबल है तो करेक्ट लॉजिक है, अदरवाइज सेकंड लॉजिक हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अगर यही सेम लॉजिक अगर हम लोग इसमें फॉलो करें, क्या है 125 सिंगल कॉलन क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या करो, सभी को ऐड करो जो हमने पहले में किया था। 5 + 2 7 + 1 8 8 इंटू 2 अगर हम लोग करते हैं तो क्या आएगा 16। क्या 16 हमारे ऑप्शन में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो हमारा लॉजिक है क्या है, गलत है। अब हमें क्या करना होगा, दूसरा लॉजिक देखना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरा लॉजिक फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। तो अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद होगा नंबर का, तो अगर आप देखोगे तो 216 जो 216 है ये किसका क्यूब है। तो अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आपको पता होगा कि 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है। ठीक है, इट मीन्स कि जो 216 है ये किसका क्यूब है, 6 का। एंड 6 इंटू 3 हमारा क्या होता है 18। यही सेम यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। अब हम लोग ये दूसरा जो लॉजिक है इसमें अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या ये लॉजिक फॉलो करके हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो अगर मैं 125 की बात करूँ तो 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब 125 होता है। एंड 5 इंटू 3 15 एंड जो हमारा ऑप्शन बी है वो 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लॉजिक की बात करूँ तो क्या है, जो हमारा फर्स्ट पेयर में जो पहला नंबर है उसका क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 216 का अगर क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो रहा है 6 का क्यूब 216 होता है। तो हमने यहाँ पे देखा क्यूब रूट क्या है 6 इंटू 3 किया, क्या आया 18। इसी तरह फिर 125 का क्यूब रूट फाइंड आउट किया, क्या आया 5 इंटू 3 दैट इज 15, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ था, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक था पहला क्वेश्चन में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली नंबर बेस्ड क्वेश्चन में ना इसी तरह होगा, जहां पे आपका एडिशन का कॉन्सेप्ट, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, मतलब जितने भी आप मैथ्स में चीज़ें यूज़ करते हो ना, स्क्वायर, क्यूब, डिवीज़न, इन सभी का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। और अगर आप इन चीज़ों में अच्छे हो तो आपको कभी भी इन तरह के जो नंबर बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम टाइम पे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओ एग्ज़ाम से पहले। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सरकारी परीक्षा के जो हमारा वेबसाइट है वहाँ पे आप जाओगे तो एग्ज़ाम अवेलेबल है यूपी पीईटी का। डेली क्विज़ भी हम लोग ऐड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लाइव टेस्ट भी दे रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव टेस्ट एंड क्विज़, जिसे आप लगा सकते हैं अपने लास्ट मोमेंट में, ताकि जो भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस कर पाओ एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेम क्वेश्चन है, नंबर बेस्ड है। बट अभी भी जितने रिसेंट अभी एग्जाम हो रहे हैं ना, चाहे वो आप सेंट्रल लेवल पे देखो या स्टेट लेवल पे, वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। जो पहले एग्जाम होता था, जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, वहाँ पे क्या होता था 2 पेयर था। बट अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है 3 पेयर यूज ज़्यादा मतलब क्वेश्चन में दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं देखो यहाँ पे डबल कॉलन प्रेजेंट है, तो ये आप मानो फर्स्ट पेयर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा है दूसरा पेयर, एंड हमें फिर यहाँ पे तीसरा पेयर। तो 3 पेयर वाले क्वेश्चंस अभी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि यूपी पीईटी में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। तो सेम तरह से सॉल्व होता है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रूल चेंज हो जाएगा, सेम तरीका है। बस वहाँ पे आप क्या करते थे कि 2 पेयर दिया हुआ है तो पहले में आपने एक लॉजिक फाइंड आउट किया, जैसे कि हमने देखा था,
और वही उसके अकॉर्डिंग फिर जो हमारा नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना होता था उसमें हम लोग फॉलो कर वो चीज़ देखते थे, लॉजिक अप्लाई करके, और हमारा जो आंसर होता था ऑप्शन से मैच करते थे। मैच करता था तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज हम लोग दूसरे लॉजिक की तरफ जाते थे। बट अब इसमें क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे अगर जो लॉजिक या पैटर्न फाइंड आउट करेंगे वही सेम लॉजिक एंड पैटर्न क्या होगा इसमें भी अप्लाई होना चाहिए। अगर यहीं पे अगर वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली थर्ड वाले में तो हमारा वो होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब कि अब हमें क्या है, इन सभी में वो चीज़ें फॉलो करवा के देखना होगा, लॉजिक जो पैटर्न हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बस यही थोड़ा सा चेंजेस है। तो आइए देखते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि एग्जाम में आप सबसे पहले क्या करो कि क्वेश्चन पढ़ा करो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द फिफ्थ नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। मतलब सेकंड नंबर ये जो फर्स्ट से जिस तरह से रिलेशन बना रहा है टू द फर्स्ट नंबर, एंड द फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर, ये जिस तरह इससे रिलेशन बना रहा है वही हमें फाइंड आउट करना है किससे, फिफ्थ नंबर के साथ। तो क्वेश्चन मार्क और फिफ्थ नंबर के साथ जो रिलेशन बनेगा वही हमें फाइंड आउट करना है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, लॉजिक सेम वही है, कॉन्सेप्ट आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसमें आप अच्छे होने चाहिए, तो बहुत ही इजीली आप इन तरह के क्वेश्चंस को क्या है बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बात किया था कि कभी कभी क्वेश्चन जो हमारे रीजनिंग के होते हैं वो ऑप्शंस के हेल्प से भी काफ़ी आपको हेल्प कर सकता है। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप देखो कि यहाँ पे जो हमारा पहला नंबर है वो 16 है और जो दूसरा हमारा नंबर है 128 है। काफ़ी डिफरेंस है अगर आप देखो तो 16 और 128 के बीच में। और हमारे ऑप्शन भी जो है वो काफ़ी बड़े बड़े नंबर है, 246, 242, 484 एंड द फोर्थ ऑप्शन 88। तो इट मीन्स कि अगर आप देखो पहले नंबर में, पहले पेयर में इन दोनों नंबर को, तो डेफिनेटली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह के जो रूल है यहाँ पे फॉलो होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आप कितना ऐड करोगे 16 में, ठीक है, तो जाके 128 आएगा। फिर 18 में आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे कि जो 162 आएगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो यहाँ पे है आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो अप्लाई नहीं हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है नंबर के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो अच्छा, आप ऐसा फाइंड आउट करो कि कौन सा ऐसा नंबर होगा 16 में जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। तो अगर आपको टेबल बहुत अच्छे से याद है 16 का तो आप बहुत इजीली बता दोगे कि 16 इंटू 8 जो होता है 128 होता है। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखोगे तो 18 में ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 168 आएगा। पहला तो बात है कि अगर आप देखो यहाँ पे चीज़ें क्या, कितना मल्टीप्लाई हुआ, 16 इंटू 8, तब जाके 128 आ रहा है। तो ये एक लॉजिक है कि जो हमारा पहला नंबर है उसमें हम 8 मल्टीप्लाई करें तो हमारा सेकंड नंबर आएगा। तो यही सेम लॉजिक क्या हमारे इस सेकंड वाले पेयर में भी फॉलो हो रहा है। 18 इंटू 8 162 होता है क्या, नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 162 होता है, डेट इज 9। अगर 18 इंटू 9 हम लोग करते हैं तो 162 आता है। तो अब जैसे मैंने बोला था इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि आपको सभी के लॉजिक को देखना होगा। पहले में हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 128 आया। वही सेम चीज़ हमने ट्राई किया दूसरे वाले में कि 18 इंटू 8 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 162 आएगा, नहीं आएगा। कौन सा नंबर से आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा लॉजिक हो रहा है कि क्योंकि हमें ये 8, 9 ये हम लोग नंबर कैसे फाइंड आउट करें। अगर हम लोग ये देखें कि भाई ये सीक्वेंस में है 8, 9, तो जो अगला नंबर होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग ये इस लॉजिक पे चले तो अगर आप देखो इस लॉजिक को अगर अप्लाई करके 22 इंटू 10 अगर हम लोग करते हैं तो आता है 220। क्या हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है, नहीं। तो बेसिकली इस तरह का ये तो लॉजिक नहीं है, डेफिनेटली कुछ और है। तो अगर आप देखोगे अच्छे से ध्यान से तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मल्टीप्लाई 8 हमने किया है। 8 और अगर 16 के बीच में कोई रिलेशन है क्या, डेफिनेटली है। अगर आप 16 को 2 से डिवाइड करते हो ना तो आता है 8 और वही सेम नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। दूसरे वाले में आप देखो 18 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करते हैं तो होता है 9 और वही सेम नंबर 9 जो है मल्टीप्लाई किया गया है 18 पे। तो यहाँ पे हमें एक लॉजिक क्या मिला कि जो हमारा नंबर है उसे हमें पहले क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है और जो
नंबर आएगा हमें आफ्टर डिवाइड करने के बाद, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो 22 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 11, एंड 11 इंटू 22 हमारा क्या होता है 242, जो कि हमारे ऑप्शन बी में अवेलेबल है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 242 ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह के जो हमें 3 पेयर वाले क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे हमें क्या है कि ये सभी में हमें लॉजिक तो एक तो देखना है कि फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको आइडिया मिल पाएगा कि कौन सा लॉजिक फॉलो करना है और जिसके हेल्प से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, हिंदी में क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, ये हमारा आ गया लेटर बेस्ड। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, नंबर बेस्ड, जो कि एनालिसिस में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये इसी टाइप के क्वेश्चन जो है नंबर बेस्ड में आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट वही होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब हमारा क्या है अगला लेटर बेस्ड। लेटर बेस्ड में हमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, JPKR सिंगल कॉलन MTPX देन डबल कॉलन KQCX सिंगल कॉलन क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो लेटर बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व करना है, आपका गलत ना हो इस तरह के क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन वैल्यू को अच्छे से याद करना होगा, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो क्या करना होगा, अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन वैल्यू को याद करना होगा, चाहे वो जैसे A का जो पोजीशन वैल्यू होता है 1 होता है, B का जो पोजीशन वैल्यू होता है 2 होता है, C का जो पोजीशन वैल्यू होता है 3 होता है, एंड सो ऑन Z का होता है 26। यही अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मैं बात करूं तो Z 1 हो जाएगा, इसी तरह आप जाओगे तो A आपका 26 आएगा। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। लेटर बेस्ड के क्वेश्चंस को अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो पोजीशन वैल्यू आप मिस नहीं कर सकते। बहुत से लोग होते हैं कि रफ जो पेपर मिलता है उसमें नोट डाउन करते हैं, एंड देन फिर जब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऐसे, तो आप क्या करते हो कि उस रफ पेपर को सर्च करने लगते हो कि ये मैंने कहाँ पे लिखा था। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप बार बार देखोगे, क्रॉस चेक करोगे, तो इससे बेटर है कि आप वन टाइम इसे याद कर लो अच्छे से, ताकि जो आपका ओवरऑल टाइम है ना वो आप सेव कर पाओ क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को फिर कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं जैसे कि बात करूं इस क्वेश्चन की, तो अब क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब हमें अगर पोजीशन वैल्यू पता है तो हम लोग काफ़ी इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब जैसे कि हमारा क्या था, JPKR, तो जब आप सॉल्व करते हो इस तरह के क्वेश्चंस को तो क्या करो, लिखो अल्फ जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका फिर पोजीशन वैल्यू उसके नीचे लिख दो, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया मिल पाए। पोजीशन वैल्यू में क्या होता है ना कि आप अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट कंपेयर करोगे तो कुछ लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो। इससे बेटर है आप जल्दी से पोजीशन वैल्यू लिख दो ताकि आप इजीली कंपेयर कर पाओ। ठीक है, तो अगर मैं जे की बात करूँ तो क्या होता है पोजीशन वैल्यू जे का, याद है तो आप बहुत ही इजीली अच्छे से लिख लोगे। तो क्या होता है 10, पी का क्या होता है 16, ये 11, ये 18। ठीक है, मैंने इस वाले पार्ट का क्या किया, पोजीशन वैल्यू लिख दिया इस वाले पार्ट का। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है इसका हम लोग लिखते हैं, क्या है MTPX, इसका पोजीशन वैल्यू M का होता है 13, T की मैं बात करूँ तो 20, P की मैं बात करूँ तो 16 एंड X। ठीक है, लिख दिया। अब आप कंपेयर करो कि क्या चेंजेस हो रहा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या हुआ +3, 10 + 3 क्या होता है 13, 13 का अल्फ़ाबेट अगर आप देखो पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है M, वही लिख दिया। अब दूसरे वाले में देखो कि यहाँ पे क्या है 16 है, यहाँ नीचे क्या है 20, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये +4 हो रहा है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि क्या है 10, 16
11, 18, दूसरा क्या है 13, 20, 16 एंड 24। देखो अब मैंने क्या किया, सिर्फ पोजीशन वैल्यू लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप अच्छे से कंपेयर कर पाओ। इनके बीच में क्या हो रहा है +3, ठीक है। इनके बीच में क्या हो रहा है +4, ठीक है। अगले में क्या हो रहा है +5, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है +6, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो +3, +4, +5 एंड +6 का पैटर्न बन रहा है। अब यही सेम चीज हमें क्या करना है, सेकेंड वाले पार्ट में अप्लाई करना है और हमें देखना है कि ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं। तो अप्लाई करते हैं सेम चीज को। तो हमारा क्या है के, तो यहां पे हम लिख देते हैं क्या होगा के क्यू सी एस। अब पोजीशन वैल्यू लिखना स्टार्ट करो सभी को। 11, 17, 3, 19। तो हमने पिछले वाले में क्या लॉजिक दिया देखा था, +3, +4, +5, +6। अब यही सेम चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर 11 में आप +3 करते हो तो क्या होगा 14, 17 में +4, जैसे यहाँ पे क्या किया मैंने +3 होगा, ये +4 होगा, ये +5 होगा, ये +6 होगा। स्टार्टिंग में जब आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 10, 15, 20 क्वेश्चन जितना भी हो सके। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आप आधे घंटे 1 घंटे भी करोगे ना तो ये आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आप प्रैक्टिस कर लोगे 1-2 घंटे में। बस डेली आप 1-2 घंटे रीजनिंग को दो, आप 5 क्वेश्चन जो आते हैं इस क्वेश्चन में इस एग्ज़ाम में वो आप बहुत ही ईजिली स्कोर कर पाओगे, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि रीजनिंग काफ़ी ईजी होता है क्वेश्चन, और बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो रीजनिंग में स्कोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप किसी भी सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेक्शन में 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, +3 किया तो हमारा क्या आया 14, 17 + 4 कितना होगा 21, 3 + 5 8, 19 + 6 25। अब अगर आपको पोजीशन वैल्यू अच्छे से याद है तो आप इसके अकॉर्डिंग जो भी अल्फ़ाबेट आएगा वो आप बहुत ईजिली लिख दोगे। तो 14 का क्या होगा NU, 21 का U, ये H, ये Y, ठीक है, NUHY, ठीक है, यही आएगा। और वही हमारा ऑप्शन सी प्रेजेंट है, इट मीन्स कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने लॉजिक फाइंड आउट किया था वो हमने अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आया वो हमें गिवन ऑप्शन में मिल गया, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम जैसे हमने नंबर बेस्ड में देखा था 3 पेयर वाला क्वेश्चन, वही सेम अल्फ़ाबेट में भी पूछा जा रहा है। इसीलिए मैंने ये इस तरह के भी क्वेश्चंस ऐड किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। ऐसा नहीं हो कि आप एग्जाम में डायरेक्टली जाओ और इस तरह के क्वेश्चन देखो, अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, हमने तो ऐसा क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं किया। इसीलिए हर एक टाइप के क्वेश्चन जो भी अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं पैटर्न, उस चीज़ों को देखना, उस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जैसे कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम नंबर बेस्ड में जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वही सेम क्वेश्चन है। क्या है कि सेलेक्ट द 5th लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द 2nd लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द 1st लेटर क्लस्टर एंड द 4th लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द 3rd लेटर क्लस्टर। हिंदी में पढ़ लेते हैं। 5वें अक्षर क्लस्टर का चयन कीजिए उसी तरह जैसे कि दूसरा अक्षर क्लस्टर पहले अक्षर क्लस्टर से संबंधित है और चौथा अक्षर क्लस्टर तीसरे अक्षर क्लस्टर से संबंधित है। तो जैसे कि ये हमारा जो पहला पेयर या क्लस्टर जो भी है, कंफ्यूज नहीं होना, सब एक ही चीज़ है। इसके बीच में जो भी लॉजिक फॉर्म हो रहा है वही सेम लॉजिक इसके बीच में भी फॉलो होगा, एंड ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क के साथ आएगा ये इसमें भी वही सेम फॉलो होना चाहिए। यही हमें क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह के लॉजिक का यूज़ किया गया है। तो अगर मैं जैसे कि पहले पेयर की बात करूं इसका, ठीक है, मैंने बोला इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो भाई पोजीशन वैल्यू तो याद कर लो, अदरवाइज फिर एग्जाम में वही करोगे, रफ पेपर में लिखोगे और फिर पेपर पलट पलट के खोजोगे कि कहाँ पे मैंने लिख के रखा था, ठीक है।
तो अब जैसे कि इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हुआ क्या है, जैसे क्या है SEVERAL, ठीक है। अब इसका क्या करो, पोजीशन वैल्यू लिखो कि क्या हो सकता है। एस का क्या होगा 19, 5, 22, 5, 18, 1, 12, ठीक है, लिख दिया। अब इसे लिखते हैं, क्या है MZSDWDT, ठीक है। इस वाले पार्ट को, जो हमारा दूसरा नंबर, जो भी दूसरा फर्स्ट पेयर में जो दूसरा पार्ट था उसे मैंने लिखा। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग पोजीशन वैल्यू लिखेंगे ताकि हम लोग ईजिली कंपेयर कर पाए और क्या लॉजिक बन रहा है वो हम लोग फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। तो देखते हैं, लिखते हैं 13, 26, 19, 4, 23, ठीक है, लिख दिया। अब आप देखो कोई रिलेशन बन रहा है क्या इनके बीच में। यहाँ पे हमारा क्या है, पहला 19 है, यहाँ पे 13 है, क्या हुआ -6, ठीक है। दूसरा क्या है 5 है, 26, कितना प्लस हो गया +21। यहाँ पे क्या हो रहा था -6, यहाँ पे क्या हुआ +21, ठीक है। या अगर 5 में भी अगर आप -6 करोगे तो भी 26 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ तो लॉजिक में गड़बड़ है, मतलब ये लॉजिक तो फॉलो नहीं हो रहा है, कोई दूसरा लॉजिक फॉलो होगा। अब हमें उस चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि और दूसरा क्या है यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे ना आगे जब भी आप देखोगे तो कोई एक स्पेसिफिक टाइप का पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि आप देखो अगर 27 - 6 करोगे, 27 सॉरी यहाँ पे क्या था 5 में अगर आप 6 भी माइनस करोगे तो 26 तो नहीं आएगा। दूसरा अगर 22 और तीसरा हमारे यहाँ पे क्या है 19, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितना है -3 का। फिर यहाँ पे क्या है 5 और 4 में -1 का, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है प्लस हो जा रहा है 18 और 23 के बीच में, ठीक है, +4 +5, ठीक है। इस तरह का मतलब हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है +3, मतलब कोई एक स्पेसिफिक टाइप का लॉजिक यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। कहीं पे कुछ भी हो रहा है, कहीं माइनस हो रहा है +6, कहीं प्लस हो रहा है, कहीं पे फिर -3 हो रहा है, कहीं -1 हो रहा है। तो किस तरह का लॉजिक हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और हम लोग किस तरह के यहाँ पे हम लोग सेम लॉजिक को अप्लाई करें ताकि जो हमारा आंसर आएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये लॉजिक तो नहीं बन रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा यहाँ पे लॉजिक फॉलो हो रहा होगा, तो जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे और दूसरा जो है हो सकता है। तो अब देखो क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या था, पहला 19 था, तो हमारा पहला क्या 19। अगर 19 में हम लोग +1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 19 + 1 दैट इज 20। और वही क्या किया गया है कि 20 को यहाँ पे लास्ट में लिख दिया गया, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे +1 करके यहाँ पे लास्ट में इसे लिख दिया गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है 5 है, 5 में अगर आप -1 करो इसे फिर लास्ट में, मतलब रिवर्स ऑर्डर में एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे क्या है आप देखोगे तो लिखा गया। अगर 5 में -1 करोगे तो 4 आएगा, जो कि फिर पीछे से सेकंड पे लिखा हुआ है। एंड देन फिर अगर आप इस वाले पार्ट में देखोगे तो +1, देन इस वाले पार्ट से कंपेयर करोगे तो -1, इस वाले पार्ट से कंपेयर करोगे तो ये +1, इस वाले पार्ट से कंपेयर करोगे तो -1, एंड देन ये +1, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लॉजिक हो रहा है, +1 -1 और जो भी हमारा अल्फ़ाबेट आ रहा है उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, ठीक है। यही सेम लॉजिक यहाँ पे बन रहा है। क्या करना है इस क्वेश्चन में मैं और अच्छे से थोड़ा बता दूं। क्या किया गया है कि जो यहाँ पे सेवरल है या जो भी हमारा फर्स्ट पेयर में अल्फ़ाबेट्स लेटर्स प्रेजेंट है उसका पोजीशन वैल्यू आप फाइंड आउट करो, और लॉजिक बन रहा है +1 -1 का, और जो भी अल्फ़ाबेट आपको मिल रहा है उसे फिर रिवर्स ऑर्डर में हमें लिखना है, ठीक है।
तो जैसे कि अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो जैसे आप इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हो कि आप जैसे कि यहाँ पे सेवरल है, ठीक है, इसका पोजीशन वैल्यू क्या था 19, 5, 22, 5, 18, 1 एंड 12। लॉजिक क्या था +1 -1। अगर मैं यहाँ पे करूँ +1 तो ये हमारा आएगा 20 -1 तो 4, इस तरह से यहाँ +1 करोगे तो 21, यहाँ पे -1 करोगे तो 4, यहाँ पे +1 करोगे तो 19, +1 -1 +1 -1 +1, यहाँ पे फिर -1 करोगे तो आप देखो कि अल्फ़ाबेट में क्या है कि ए का पोजीशन वैल्यू 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। और जैसे कि जेड के बाद क्या होता है ना कि ए बी सी डी अप टू जेड जब हम जाते हैं और फिर से जब हम लोग ए बी सी डी स्टार्ट करते हैं ना तो फिर वो 27 से स्टार्ट होता है। इट मीन्स कि अगर आप देखोगे ना तो ए का जो पोजीशन वैल्यू है हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, 27 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेड के बाद फिर ए आएगा और जेड का पोजीशन वैल्यू 26 होता है, तो इट मीन्स कि ए का क्या होगा 27। तो इस तरह से पैटर्न ये चलता है। तो मतलब ए का हम लोग पोजीशन वैल्यू 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, 27 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे 1 मैंने लिखा हुआ है, अगर आप 1 को -1 करोगे जबकि हमें करना है यहाँ पे -1 तो ये 0 आएगा एंड अल्फ़ाबेट में 0 किसी का भी पोजीशन वैल्यू नहीं है। इट मीन्स कि हमें क्या लेना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हमें -1 के जगह पे 27 कंसिडर करना है ए का पोजीशन वैल्यू, और 27 में अगर हम लोग -1 करते हैं तो वो हमारा आता है 26, और हमें फिर नेक्स्ट में क्या करना है +1, 12 + 1 क्या होगा 13। ठीक है, हमने ये पोजीशन वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है इसके अकॉर्डिंग आप अल्फ़ाबेट लिख दो कि क्या होगा 20 का क्या होता है टी, यहाँ होगा डी, ये होगा यू वी 21, सॉरी यहाँ पे हमने गलत किया था, यहाँ पे क्या होगा कि +1 जब हम लोग करेंगे तो 21 + 1 क्या होगा यहाँ 23 होगा, क्योंकि यहाँ में +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 इस तरह का लॉजिक फॉलो करना है। तो 21 + 1 क्या होगा 23, एंड 23 किसे रिप्रेजेंट करता है तो W को। तो इस तरह से फिर यहाँ पे आएगा ये D, यहाँ आएगा S, यहाँ आएगा Z, ये आएगा M। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि अभी पोजीशन वैल्यू लिखा, उसमें +1 -1 किया, एंड देन जो हमारा ये आ रहा है ना अल्फ़ाबेट्स, अब इसे हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे टी क्या है पहले है, एम यहाँ पे लास्ट में है। अब इसे अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो ये हमारा क्या होगा एम जेड एस डी डब्ल्यू डी टी। ठीक है, और यही सेम चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया हुआ। ठीक है, अब आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा। लॉजिक क्या है कि ये जो हमारा है इसका पोजीशन वैल्यू आप लिखो, उसमें +1 -1 का लॉजिक अप्लाई करो, जो भी अल्फ़ाबेट आता है उसे फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, और वही हमारा यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यही सेम चीज़ हमें क्या करना है इसमें भी अप्लाई करना है। देखते हैं कि क्या ये भी चीज़ सेम फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली क्या करता हूँ पोजीशन वैल्यू ही लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ जो हमने पहले में अप्लाई किया TRACKED, ठीक है ट्रैक। अब इसका पोजीशन वैल्यू आप लिखो क्या होगा 20, 18, ए का 1। अब जैसे कि मैंने बोला ए का क्या है कि हम लोग 1 भी लिख सकते हैं 27 भी लिख सकते हैं, दोनों पोजीशन वैल्यू ए का ही को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सी का क्या होगा 3, 11, 5, 4। अब हमें क्या करना है +1 -1, मतलब 20 के साथ +1 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा। ठीक है, हमने लिख दिया। अब क्या आएगा नंबर इसके बाद, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 17, ये होगा 2, ये होगा फिर 2, फिर ये होगा 12, ये होगा 4, ये होगा 5। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो पोजीशन वैल्यू है क्या अल्फ़ाबेट आएगा वो हम लोग लिख लेते हैं। 21 क्या क्या आएगा U, 17 का क्या आएगा लिखोगे तो Q, ये B, ये B, L,
डी ई। ठीक है, हमने निकाल लिया। अब इसे क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, ई डी एल बी बी क्यू यू। क्या ये सेम चीज़ दिया हुआ है? डेफिनेटली यस। जो हमने वैल्यू निकाला वही सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि ये सेम लॉजिक क्या है यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब यही सेम लॉजिक हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट में अप्लाई करना है, और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। तो आइए देखते हैं हमारा क्या आंसर हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, HEADING हेडिंग। ठीक है, अब इसका पोजीशन वैल्यू लिखते हैं। क्या होगा, H का क्या होता है, 8 5 1 4 9 14 7। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। क्या होगा, 9 4 2 3 10 13 8। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा अल्फ़ाबेट, ये आएगा I D B C J M H। अब इसे क्या करना है, रिवर्स में लिख देना। तो क्या होगा, रिवर्स में लिखने के बाद H M J C B D I। ये हमें कहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा सेम एज इट इज ऑप्शन बी मैच कर रहा है, जो कि हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द लेटर ग्रुप दैट रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप सिमिलर टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर ऑफ द लेटर्स ग्रुप। ठीक है, सेम है। यहाँ पे क्या है कि लेटर और नंबर बेस दोनों का कंबाइंड यूज है। हम लोग अभी तक देख रहे थे कि अगर फर्स्ट पेयर में पहला पार्ट अगर नंबर है तो दूसरा पार्ट भी नंबर रहता था। लेटर में भी हमने यही देखा, पहला पार्ट अगर लेटर था दूसरा पार्ट भी लेटर ही था। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे आप पहला पार्ट लेटर है दूसरा नंबर है। इसने क्या किया, लेटर और नंबर बेस्ड को कंबाइन करके आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करते हो तो पहले पोजीशन वैल्यू का एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह की चीज़ों को आप देख लो। हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है ना, ये जैसे फैन है FAN, इसका पोजीशन वैल्यू को जब आप ऐड करोगे तो उसका स्क्वायर जब करोगे तो वो नंबर यहाँ पे हो सकता है दिया हुआ हो, या हो सकता है जो आपका फाइनल नंबर हो उसका स्क्वायर रूट दिया हुआ हो, या उसका क्यूब रूट हो, क्यूब हो, कुछ भी चांसेस है। ठीक है, वही मैथमेटिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वही फॉलो होता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हुआ। तो अगर मैं बात करूँ कि इस क्वेश्चन की, तो क्या है यहाँ पे FAN क्या होता है, पोजीशन वैल्यू 6 1 14। इनको आप ऐड करो तो क्या होगा 21, एज इट इज़ 21 दिया हुआ है। इट मीन्स कि सारे पोजीशन वैल्यू का एडिशन आप जो करते हो वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करें तो क्या होगा, TEN, इसका अगर हम लोग करें 20 + 5 + 14 तो ये आपका आएगा 39, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस पोजीशन वैल्यू आप लिखो, सभी को ऐड करो और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बता दिया कि इस क्वेश्चन में किस तरह के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। जस्ट सपोज कि हमने यहाँ पे यूज़ किया 21 आया हमारा ऐड करने के बाद, तो 21 का जो भी स्क्वायर होगा हो सकता है वही नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ हो। इस तरह के भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, हो सकता है कि क्यूब रूट भी हो, तो उन चीज़ों को भी आपको देखना होगा। यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली ऐड करने के बाद ही आंसर आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर था B39। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ड रिलेटेड। ठीक है, जैसे मैंने बोला था वर्ड रिलेटेड में बहुत सारे चीज़ है, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, जीके रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जैसे हमारा वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है और हमें आंसर बताना है। तो अगर आप यहाँ पे हर एक वर्ड को देखो, क्या है, रिपेल, अट्रैक्ट, इलास्टिक। तो अगर आपको एंटोनिम, सिनोनिम, ये इस तरह की चीज़ें अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि रिपेल का जो अपोजिट मीनिंग होता है ना वो अट्रैक्ट होता है। तो मतलब कि जो हमारा पहला पेयर में फर्स्ट पार्ट और दूसरा पार्ट है एक दूसरे के विपरीत है, वही सेम चीज़ हमें दूसरे वाले में अप्लाई करना है। इलास्टिक दिया हुआ है, ठीक है, इलास्टिक का अगर आप विपरीत सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इलास्टिक का मतलब कि अगर आपको अच्छे से पता है तो आप बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर लोगे। अब जैसे मैंने बोला था कि अगर आपको वर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप हिंदी वाले पार्ट का यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जनरली जो हिंदी वाला पार्ट इस तरह के वर्ड रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है।
क्योंकि अगर आप देखोगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को रिपेल का मतलब नहीं पता हो, अट्रैक्ट का ना हो, या हो सकता है इलास्टिक में चीज़ें, इलास्टिक का क्या मीनिंग होता है एक्चुअल में वो चीज़ें ना पता हो। इससे क्या होगा कि आप एक दूसरे के ये जैसे अपोजिट है, मैंने बता दिया, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करने में इंग्लिश वाले पार्ट से प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन इस तरह के आए वर्ड रिलेटेड, आप हिंदी वाले पार्ट पे तुरंत चले जाओ और हिंदी वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ो, तो आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो हो सकता है ऑप्शन में भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर मैं हिंदी वाली बात की क्वेश्चन को पढ़ूँ तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रतिकर्षण आकर्षण एक दूसरे के विपरीत है। बहुत ही ईजिली समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ के। अब यहाँ हमारा हिंदी क्या है, लचीला। अगर कोई भी चीज़ लचीला है तो उसका विपरीत अगर जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, ऑप्शन बी कठोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले पार्ट को आप बहुत ही ईजिली, मतलब आप पढ़ोगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको एग्जाम में वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप हिंदी वाले पार्ट का यूज़ कर सकते हैं। नंबर लेटर बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑप्शंस का भी हेल्प ले सकते हैं ताकि आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाए। तो वर्ड रिलेटेड में अगर आपको प्रॉब्लम होता है, तुरंत हिंदी वाले पार्ट जो क्वेश्चन में अवेलेबल है उसे देखिए, ताकि आप कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो जैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी कठोर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, वर्ड क्या है, ऑन्थियोलॉजिस्ट, बर्ड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, अब इस जैसे क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, हमें सेम वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्या, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बोला, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप हिंदी वाले पार्ट पे जाओ, बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लोगे। हिंदी वाले पार्ट में देखोगे तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पक्षी विज्ञानी, दूसरा क्या है, पक्षी। मतलब जो भी लोग पक्षी से रिलेटेड स्टडी करते हैं या उन जिनके पास पक्षी से रिलेटेड जानकारी बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम लोग पक्षी विज्ञानी बोलते हैं। दूसरा हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, मानव विज्ञानी। तो जब पक्षी विज्ञानी और पक्षी दिया हुआ है, मतलब पक्षी विज्ञानी में हम लोग स्टडी करते हैं पक्षी से रिलेटेड, तो जो मानव विज्ञानी यहाँ दिया हुआ है तो इसमें हम लोग किस चीज़ से रिलेटेड स्टडी करेंगे, डेफिनेटली मानव से रिलेटेड। तो अगर आप ऑप्शन सी देखोगे तो मानव जाति, ये बहुत ही आप कम टाइम में बता दोगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यही अगर आप बात करोगे तो इंग्लिश वाले पार्ट में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ जैसे इसका मीनिंग ही नहीं पता होगा। बहुत सारे लोग तो इसे अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे कि इसे हम लोग बोलते क्या है। ठीक है, तो जैसे इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप हिंदी वाले पार्ट को यूज़ करो, बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर लोगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, क्या है, डॉग है, रेबीज है, मॉस्किटो है। ठीक है, हिंदी वाले पार्ट में देखो, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, कुत्ता, रेबीज, मच्छर। अब जैसे हमें पता है रेबीज के बारे में, रेबीज किसी को कब होता है, जब कुत्ता किसी को काटता है। इट मीन्स कुत्ते और रेबीज के बीच में हमने रिलेशन देख लिया। तो अब वही सेम चीज़ हमें देखना है मच्छर, और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा। तो हम लोग ऑप्शन से अगर देखें तो ऑप्शन क्या है, प्लेग, मृत्यु, डसना, मलेरिया। तो बहुत सभी को पता है कि अगर मच्छर काटता है तो मलेरिया होगा, डेंगू होगा, मृत्यु के चांसेस कम है, मच्छर कभी भी डसता नहीं है, और प्लेग जो है वो मच्छर के थ्रू तो नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मलेरिया हो जाएगा। तो यही था, ये मतलब इस तरह के जो भी वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप वर्ड हिंदी वाले पार्ट का यूज़ करो ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको जो ये टॉपिक है एनालॉजी रीजनिंग का वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होगा तो वो आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपी पीईटी के और भी अदर्स जो सेक्शन हैं, चाहे वो जीके हो, मैथ्स हो, उसके भी वीडियोस पैरेलली चल रहे हैं, लाइव क्लासेस डेली हो रहे हैं। तो आप उन वीडियोस को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो लास्ट मोमेंट में रिवीजन है वो और अच्छे से हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में रीजनिंग के दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।